नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हो तो गया है वैसे ये हफ्तों पुराना, पर इसमें कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ और क्लैरिटी मिली है। और हम यूपीएससी उत्कर्ष हम नहीं चाहते थे कि हम हाफ नॉलेज आपके सामने लाएं, हम एक फुल प्रूफ नॉलेज लेके आए हैं अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स। पूजा खेड़कर एक आईएएस प्रोबेशनर हैं जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ये अभी आईएएस बनी नहीं है। और अभी हाल ही में इनकी कुछ ऐसी लैविश डिमांड्स आई थी जिसकी वजह से इनके इंटेग्रिटी पे और एथिक्स पे क्वेश्चन उठाया गया। माना जा रहा है कि ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इन्होंने एक रॉन्ग या फिर एक फ्रॉड सर्टिफिकेट लेके इन्होंने आईएएस की लिस्टिंग करवाई है अपनी। इसके खिलाफ इन्होंने अनेक एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही कुछ फ्रॉड्यूलेंट दस्तावेज़ों को लगा के अपने आप को एजुकेशन की फील्ड में भी बढ़ाया है। ये बहुत करारा तमाचा है हमारे करंट रिजर्वेशन सिस्टम पे। हमारे करंट रिजर्वेशन सिस्टम में सबसे बड़ी बुराई यही है कि जिनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन उन्हें नहीं मिलता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत सर्टिफिकेट लगा के, जिसे यूपीएससी ने ठीक से चेक भी नहीं किया, उसके इस्तेमाल से ऐसे करप्ट लोगों की एंट्री हो जाती है। तो ये सब अभी फ़िलहाल एलिगेशंस हैं। बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स और ट्रेनीज़ पे भी अभी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आपने किस बेसिस पे ईडब्ल्यूएस का कोटा, डिसेबिलिटी का कोटा, ओबीसी का कोटा लगवाया है। तो करंट सिचुएशन जो है वो तो डिस्कस करेंगे, कुछ अलग अलग प्रावधान है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है पूजा खेड़कर जो कि आईएएस प्रोबेशनर है, अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। इसी के साथ हम आगे बात करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल फैमिली से आती हैं। अभी हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इनकी मदर को दिखाया गया है कि वो कैसे पिस्तौल की नोक पर फार्मर्स से वहाँ पे लड़ रही हैं। तो काफ़ी पावरफुल फैमिली से हैं, इन्होंने पावर का अब्यूज़ देखा है, तो शायद इसी वजह से इन्होंने उसको प्रोपगेट भी किया है। तो केंद्र सरकार ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के तहत एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया था जो प्रोबेशनरी अधिकारी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। फिलहाल के लिए इनकी ट्रेनिंग भी रोक दी गई है। लप्सना ने भी इनके ऊपर समिति बिठाई है, इनके ऊपर जांच बिठाई है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इनके ऊपर जांच बैठाई है। ऐसा और एलिगेशन लगा है कि एग्ज़ाम सेंटर के पास करोड़ों की गाड़ी खड़ी रहा करती थी। इनकी जो रैंक भी आई है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब लिस्टिंग में नाम है 800वीं की समथिंग रैंक है इनकी। बट द थिंग इज़ कि क्या इन्होंने वाकई गलत दस्तावेज़ अगर जमा करके इन्होंने इसमें एंट्री ली है तो आप समझ जाइए कितने सारे और ऐसे लोग भी होंगे जो कि शायद हकदार नहीं है रिजर्वेशन के, तब भी वो रिजर्वेशन लेके गलत सर्टिफिकेट्स लगा के, उसमें यूपीएससी की बहुत बड़ी गलती है कि आप ठीक से बैकग्राउंड चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो ये यूपीएससी के भी इंटेग्रिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अगर यूपीएससी हाईएस्ट लेवल ऑफ द एग्जाम पे अगर सवाल उठे तो समझ जाइए उस देश की दशा कुछ ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खेड़कर ने 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 821वीं रैंक हासिल की थी। उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और शारीरिक रूप से विकलांग कोटे के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस आवंटित किया गया है। इन श्रेणियों के तहत उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। खेड़कर पर कदाचार के कई आरोप भी हैं। इसमें क्या क्या है? एक परिवीक्षाधीन के रूप में उनके द्वारा नहीं मिलने वाले विशेषाधिकार की मांग की थी, जैसे कि उनको अपनी ऑडी पे ब्लू और रेड लाइट लगवानी थी। ऑडी, सोचिए एक ओबीसी हैं आप और आप ऑडी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बड़ी हंसी की बात है। जग हंसाई इसी को कहते हैं। इन्होंने उसके लिए प्राइवेट नंबर, बहुत वीआईपी नंबर मांगा था। इसके अलावा जिला कलेक्टर कार्यालय के पूर्व कक्ष पर उन्होंने कब्जा भी किया। अपने निजी कार पर अनाधिकृत लाल नीली बत्ती का उपयोग करना, एक लग्जरी ऑडी सेडान कार जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्हें उपहार के रूप में मिली थी। अब आप प्रोबेशनरी हैं तभी से अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप बस समझ जाइए आगे चलेंगी तो क्या होंगे। ऐसे बहुत सारे अधिकारी, ये तो बस एक केस है, ऐसे अनेक अधिकारी हैं जो उपहार लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से जस्ट उनका नाम लेने के लिए, या फिर उनका अपना फ़ोटो उनको प्रोवाइड करने के लिए कि हमने आपकी टेस्ट सीरीज़ ली थी, हमने आपके यहाँ कोचिंग की है। 1995 बैच से सेवाओं में 27% सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। अब देखो, जहाँ मेरिट
को हटा के आप आरक्षण ऐसे देंगे तो ऐसी चीज़ें तो आपको देखनी ही पड़ेंगी। विकलांग आरक्षण 2006 बैच से शुरू किया गया। प्रत्येक श्रेणी सामान्य ओबीसी, एससी और एसटी में 3% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित की गई हैं। पूजा खेड़कर ने अपनी निम्न रैंक के बावजूद ओबीसी और विकलांग का व्यक्तियों के लिए आरक्षण के माध्यम से आईएएस का स्थान ले लिया है। नहीं तो 800वीं रैंक पे आईएएस सपने में भी नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि उन्हें ओबीसी और पीएच प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर आरोप सामने आए हैं। यह ऐसा भी माना जा रहा है 2020 से लेकर 2023 के बीच में उन्होंने अपनी आयु सिर्फ 1 वर्ष ज़्यादा ही दिखाई है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो इनके फादर मदर भी अभी वैसे भागे हुए हैं, ये भी समझ लीजिएगा। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं कि उन्होंने इन्हीं प्रमाण पत्रों से जालसाजी की है तो खेड़कर को सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों को छुट्टी दे दी जाती है जबकि स्थायी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाता है। यह मुद्दा उनकी पीएच स्थिति को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई से है और जटिल हो गया है, जहां वह कोविड-19 के संक्रमण सहित अन्य कारणों के हवाला देते हुए यूपीएससी द्वारा आवश्यक चिकित्सा जांच में शामिल नहीं हुई थी। जब यूपीएससी ने कहा कि आप जाके एम्स में टेस्टिंग कराइए अलग से, तो कहें कि मुझे कोविड-19 है, इस वजह से मैं नहीं जा सकती। आलोचकों ने ओबीसी यानी कि गैर क्रीमी लेयर, एक ओबीसी में भी 2 सेक्शन होते हैं ना, एक क्रीमी लेयर होती है जिनकी एक अप्रोप्रिएट इनकम होती है, उनको ओबीसी में आरक्षण है, उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। एक होते गैर क्रीमी लेयर जो जिनकी आय उतनी नहीं होती। अब आप समझ लो जिसके पास ऑडी है, जिसके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना आईएएस अधिकारी रहे हैं, जिनकी मदर डॉक्टर हैं, जिनके फादर भी एक अच्छी पोजीशन में रहे, आपको लगता है कि वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से होंगी? कम ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं। उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि और उनके पिता की पूर्व सरकारी सेवा पर प्रकाश डाला गया है। जिनके माता पिता निजी क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए गैर क्रीमी लेयर का दर्जा प्राप्त करने की वर्तमान सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक से कम आय है। जिनके माता पिता सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं उनकी आय ध्यान में नहीं रखा जाता है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के नियमों के अनुसार क्रीमी लेयर में आने के लिए या तो उनके माता पिता 40 वर्ष की आयु से पहले ग्रुप ए के अधिकारी बन जाए या फिर दोनों समान रैंक ग्रुप बी के अधिकारी हों। सेवाओं की अखंडता पर क्या क्या नियम है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, यूपीएससी एक हाईएस्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन फॉर ब्यूरोक्रेट्स है, तो इसको अभी यूपीएससी जिस क्राइसिस से जा रहा है इसको क्वेश्चन बहुत अभी झेलने पड़ेंगे आगे चल के। सभी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा अधिकारी अपनी अपनी सेवाओं में शामिल होने और परिवीक्ष अवधि शुरू करने के समय में अखिल भारतीय सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं। नियम 3(1) के अनुसार अधिकारियों को हर समय अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण बनाए रखना है। नियम 11(1) एक सिविल सेवक द्वारा प्राप्त उपहारों और लाभों को नियंत्रित करता है। उपहार स्वीकार करना केवल निकट संबंधी से ही सीमित है तथा 25,000 रुपये से अधिक के उपहार के लिए सख्त रिपोर्टिंग की आवश्यकता भी है ताकि उनके कर्तव्यों पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये तो मतलब बचपन से हम लोग सुनते हैं। घूस तो इनके, अगर देखो ये भी मीडिया ट्रायल है, जो मैं कर रही हूँ ये भी मीडिया ट्रायल है। जब तक इस पे वाकई ये आरोप जो लगाए गए हैं सच नहीं होते, अभी हम इनको पूरी तरह से करप्ट नहीं मान सकते हैं। पर अगर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबका अपना अपना एक ओपिनियन बनेगा। यह नियम निष्पक्षता बनाए रखने और हितों के टकराव को रोकने के लिए अधिकारियों को किसी भी व्यापार या कारोबार में शामिल होने से भी रोकता है। नियम 4(1) इस बारे में अधिक स्पष्ट है कि क्या अनुचित है। इसमें यह कहा गया है कि अधिकारियों को अपने पद या प्रभाव का उपयोग अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी निजी उपक्रम या गैर सरकारी संगठन में नौकरी दिलाने के लिए नहीं करना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा नियमावली के नियम 13 के अनुसार अधिकारियों को प्रतिवर्ष संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। इन रिटर्न में उन सभी अचल संपत्तियों का विवरण होना चाहिए जो अधिकारी या उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में हो, विरासत में मिली हो, अर्जित की हो या पट्टे या बंधक के माध्यम से रखी गई हो। यह आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। 2014 में सरकार ने कुछ इसमें उपनियम भी जोड़े थे। इसके अलावा अगर देखें तो इनमें से यह भी शामिल है कि अधिकारियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा: उच्च नैतिक मानक, निष्ठा और ईमानदारी, राजनीतिक तटस्थता, जवाबदेही और पारदर्शिता, जनता विशेषकर
कमजोर वर्गों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार आपको रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए क्या नियम है? अधिकारियों के परिवीक्षा काल के दौरान उनके आचरण को नियंत्रित करने के लिए कुछ अतिरिक्त नियम हैं जो सेवाओं में चयन के बाद कम से कम 2 वर्षों तक चलते हैं। इसके अतिरिक्त आईएएस अधिकारी अपने परिवीक्षा अवधि के दौरान आईएएस नियमों द्वारा शासित होते हैं। जैसे कि क्या? अधिकारी मसूरी स्थित लाप्सना में प्रशिक्षण लेते हैं। 2 वर्षों के अंत में उन्हें अपनी सेवा में स्थायी होने के लिए एक परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होती है। परिवीक्षार्थियों को एक निश्चित वेतन या यात्रा भत्ता भी मिलता है, लेकिन उन्हें सरकारी कार, सरकारी आवास या स्टाफ के साथ सरकारी कक्ष जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। नियम 12 उन परिस्थितियों को रेखांकित करता है जिनके तहत परिवीक्षाधीनों को सेवा मुक्त किया जा सकता है, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा सेवा के लिए अयोग्य या अनुपयुक्त पाया जाने पर कर्तव्यों की उपेक्षा करना या सेवा के लिए आवश्यक गुणों का अभाव होना। यदि किसी परिवीक्षाधीन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा संक्षिप्त जांच होगी। समिति परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की स्थिति के संबंध में निर्णय लेने के लिए 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्टिंग देनी होगी। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए इससे जुड़ा हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नियम 3(1) के अनुसार अधिकारियों को हर समय अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण बनाए रखना है। नियम 11(1) एक सिविल सेवक द्वारा प्राप्त उपहारों और लाभों को नियंत्रित करता है। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।